हेलो क्लास, हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड के रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं हमारा एक लेसन आता है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध बोलते हैं इसे बोलते हैं हम रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग और रासायनिक आबंध जो होता है टीजीटी के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी है ना, 12th क्लास एंड ऑल कंपटीशन क्लास, ऑल कंपटीशन क्लास के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग में कंपटीशन में 3 से 5 मार्क्स का मिलता है, मार्क्स से मिल जाता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। केमिकल बॉन्डिंग, चलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ जनरल जो चीज़ें हैं वो हम सीख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के लिए हम क्या सीखते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास जो होता है, हम मानते हैं केमिकल बॉन्डिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम कुछ चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है कोष, है ना, कोष। जो भाई कोष होते हैं, कोष वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारे पास ये एटम है, ये इसका नाभिक है। ठीक है, एटम एक नाभि है, नाभि पर जो होता है वो हमारे पास प्रोटॉन होता है और होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मूविंग कर रहे हैं, मूविंग करते हैं, गति करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये हमने परमाणु स्ट्रक्चर बना दिया, परमाणु संरचना हमने ये बना दिया, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना जो होती है उसमें हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा नाभिक बोलते हैं। क्या होता है, नाभिक की नाभि, ये नाभि दे रखी है, क्या है बेटा, ये नाभि है ना। यहाँ हम कर सकते हैं केंद्र पर, यह कह सकते हैं केंद्र, है ना। तो केंद्र पर बेटा कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं भारी एटम और सेल में कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो जो इनकी जो नंबर होती है, ये हमारे पास ये नंबर होती है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, फर्स्ट कोष। ये कौन सा कोष है, कोष हमारा फर्स्ट है, इसे बोलते हैं के। ये हमारा एल कोष हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम कोष। कितना हो जाएगा, एम कोष हो जाएगा। और ये है हमारे पास जो एन कोष हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं कोष। तो जो के कोष होता है, के कोष जो होता है, इसमें पहला कोष होता है। के कोष हमारा कौन सा कोष होता है, पहला कोष होता है। तो पहले कोष में जो होते हैं, पहले कोष में हमारे पास में 2 कोष, पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है। कितना उपकोष होता है, एक उपकोष होता है, एक उपकोष, इसे बोलते हैं केवल एस। क्या होता है बेटा, उपकोष कौन सा होता है, इसमें केवल एस होता है। एल कोष जो होता है, एल कोष जिसे हम दूसरा कोष बोलते हैं। तो एल कोष जो होता है उससे बेटा हमारे पास एस भी होता है और हमारे पास पी भी होता है। इसके बाद आता है तीसरा कोष। तो तीसरे कोष में हमारे पास जो होता है एम कोष होता है इसे। तो एम कोष में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। चौथा कोष हमारा एन होता है। तो एन कोष होता है, इस एन कोष में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है और कितना होते हैं, एफ होते हैं। ठीक है, बात करते हैं एस कोष में। तो हमारे पास जो एस कोष होता है, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा इसकी 1 होती है। और पी जो होता है, पी में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा इसकी 3 होती है। डी जो होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है और इसकी जो कक्षा होती है वो हमारी 5 होती है। एफ जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम और कक्षों की संख्या होती है 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपकोषों में जो कक्षा होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की आधी, है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कक्षा में, यहाँ कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि एक कक्षा में
एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एक होता है घड़ी की चलने की दिशा में, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रह सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखो आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास में ये हमने पढ़ लिया एस कोस क्या होता है, पी कोस क्या होता है, डी क्या होता है और एफ क्या है ना, एस पी डी और एफ तीनों चारों हमने पढ़ लिए। आगे हम पढ़ते हैं, देखो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का जो भरना होता है, अर्थात कोश और कोश में इलेक्ट्रॉनों का भरना। हम सीखते हैं कोश या फिर उपकोश में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो इनका इलेक्ट्रॉन का भरना किस तरह होता है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का भरना होता है वो हम साधारणतः जो होता है ऑफ-बाउ का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये नियम हमारा क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि हमारे पास में हमने क्या दिया है, हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 11 दिया है, जो परमाणु क्रमांक होता है सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 11 दिया है। तो इसे हम भरते हैं तो हमारे पास ऑफ-बाउ नियम से भरते हैं। तो ऑफ-बाउ नियम होता है वो हमने भरना सीख रखा होगा। उसे भरते हैं, कितना भरते हैं? हमारे पास में 1s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है और 2p हमारे पास बन जाता है 6 और 3s जो होगा वो हमारा बन जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम भर लेते हैं क्लोरीन का, देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 को भरते हैं तो 1s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है, 2p6 हो जाता है, 3s2 हो जाता है और 3p आ जाता है 6। 3p कितना? 6। 3 6 नहीं होता है, 3p आएगा 5 आएगा। कितना आएगा? 3p 5 आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये हमारे पास में के कोश हो गया, ये हमारा के एल कोश हो गया, ये हमारा एम कोश हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोश में इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो हमारे पास भर जाएगा कितना? के एल एम और कितना होगा? एन होगा। इसमें कितने? 2 हैं। एल वाले में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हो गए? 7 हो गए। अर्थात इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वही साझेदारी करता है ना, वही साझेदारी करता है दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे परमाणु के साथ। ठीक है, यही जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वही साझा करता है। अच्छा, ये परमाणु क्रमांक 11 वाला देखते हैं, सोडियम है। तो इसमें से बाहरी कोश जो होगा वो हमारा ये हमारा क्या? ये हमारा है बाहरी कोश है। और इसमें जो दूसरे परमाणु से साझा करेगा वो हमारा एस ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। बात करते हैं यहीं पर, आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि कोश और उपकोश में इलेक्ट्रॉन का भरना होता है वो हम ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार करते हैं। ऑफ-बाउ नियम जो होता है वो बोलता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ये हमने सीख लिया। अगर आपको ऑफ-बाउ नियम सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा। अब हमने ऑफ-बाउ नियम ऐसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। मेरे चैनल का नाम है नटराज साइंस क्लास। वहाँ पर आपके लिए एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और आपको ऑफ-बाउ नियम वहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ-बाउ नियम और इस ट्रिक से पढ़ाया हुआ है कि शायद आपने कभी भी अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा और आपका कभी भविष्य में कोई भी ऑफ-बाउ नियम से अगर रिलेटेड सवाल है या कोर्स से संबंधित सवाल है तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो आप जरूर देखें ऑफ-बाउ नियम का और वहाँ से आप सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर संयोग क्या होता है। संयोग एक बार मैं आपको और बता दूं, अगर आपको ऑफ-बाउ नियम सीखना है या फिर इलेक्ट्रॉनों का भरना किस तरह से होता है ना, परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरे जाते हैं, तो वो आपको सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा जिसका नाम है नटराज साइंस
साइंस क्लास, ठीक है। इस चैनल पर जाइएगा और वहां पर आपके लिए मिल जाएगा आप नियम। बहुत बेहतर तरीके से ट्रिक द्वारा ये समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ कभी भी आपको इससे अगर मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी आपको आप नियम के कोई भी सवाल आता है तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों का भरना। तो इलेक्ट्रॉनों का भरना हम सीख ही गए, आप नियम से कर लेते हैं ना। बहुत सारे भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पर केवल आप नियम सीखते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक आवन। तो रासायनिक आवन पढ़ने के लिए हम आप ये देखते हैं कि हमारे पास संयोजकता क्या होता है। संयोजकता जिसे हम बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं हम? बैलेंसी बोलते हैं इसे हम, बैलेंसी, ठीक है। बैलेंसी क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास बैलेंसी क्या होता है, किसी भी चलिए संयोजकता क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कोई तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, उसकी उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। जैसे हम देखते हैं, हमने कहा हमारे पास में सोडियम है, Na और Cl है। हमारे पास अभी क्या Na और Cl है। तो यहाँ पर हमारे पास दो परमाणु है। पहला परमाणु हमारे पास सोडियम का है, दूसरा परमाणु जो है वो हमारे पास कौन सा है, क्लोरीन का है। कौन सा है, क्लोरीन का दिया। तो सोडियम जो है, सोडियम के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कोष में भरते हैं। किसमें भरते हैं, हम पहले कोष में देख लेते हैं। तो कोष में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2,8, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोषों में बात करते हैं तो 2,8, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे कहलाते हैं बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो होता है साझा होता है। तो साझेदारी में क्या होता है कि हमारे पास मान लिया हमारे पास ये सोडियम है, ये कौन हमारा सोडियम है। यहाँ पर दूसरा परमाणु हमने बना लिया, वो हमारे पास कौन है, क्लोरीन है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 था, तो 11 होने के कारण इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही। Cl जो होता है इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अपनी अष्टक पूरी करनी है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन से दे देगा। अब देने के कारण जो होगा हमारे पास, ये अपना साझा कर लेगा इसके साथ में, तो ये हमारे पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, तो इस पर बन जाता है धनायन चिन्ह। क्या बनता है इस पर आ जाता है धनायन। ये इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने थे, पहले 17 थे, 17 में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, क्यों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। 18 होने के कारण यहाँ पर जो Cl होता है उस पर आता है ऋणावेश। क्या जाता है, ऋणावेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Cl ने सोडियम से एक परमाणु ग्रहण किया और Cl ने एक परमाणु यहाँ से ग्रहण किया और Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो सोडियम की यहाँ पर जो संयोजकता होगी वो हमारी प्लस की 1 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनकी साझेदारी, इनका साझा कितने का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लेना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, लेना, मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, किसे दिया, Cl के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस की 1 हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं केवल संयोजकता। क्या पढ़ेंगे हम, केवल संयोजकता, ठीक है। चलिए हम ये समझ रहे थे, हमने ये समझ लिया कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, वो हमारी संयोजकता कहलाती है। हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं परिभाषा नंबर 2 में कि बाहरी कोष में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है।
अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, कई सारी परिभाषाएं इसकी देखने को मिलती हैं, हमें इस टॉपिक समझना है बस, है ना। टीजीटी में हमारा ये कोई नहीं पूछा जाता है कि संयुक्ता किसे कहते हैं, बस ये पूछता जाता है कि कभी कभी साझा करा के देख लेता है, ये पूछ लेता है कौन सा बंद बनेगा कौन सा बंद नहीं बनेगा, वो चीज़ पूछता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो। तो बैलेंस ही संयुक्ता में हम देखते हैं आगे, हमें देखते हैं जैसे मान लिया अगर हमारे पास में हमने कह दिया हमारे पास में H है और यहाँ पे हमारे पास कौन है, Cl है, H है और Cl है, H और क्या है हमारे पास Cl है। तो HCl के यौगिक जो हमारा बन रहा है HCl, तो HCl में हमारे पास दो परमाणु, एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास कौन है, Cl है। तो ये हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास किसके पास चला जाता है, Cl के पास, और Cl के पास जाने के कारण इसके पास में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने जाते हैं, 7 पहले से थे, एक बाहरी कोष में और आ गया, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो Cl होता है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, होगा ना। अब इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे भी सकता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसका जो भारी कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 2 होने के कारण ये जो होता है वो भी हमारा अष्टक प्राप्त कर लेता है, क्या कर लेता है, अष्टक प्राप्त कर लेता है, कितने वाली, हीलियम वाला, कौन सा, स्थायी हो जाता है, कौन सा हो जाता है, हीलियम का परमाणु बना लेता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ये बना लेता है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कर लेता है, अर्थात यहाँ पर जो होता है वो हमारा आर्गन 17 था, 17 में एक बड़ा आता है, कितना आता है, 18 है। तो ये हमारा अष्टक पूरा कर लेता है, कौन से वाले तत्व से करता है, वो कर लेता है आर्गन से, कितने का करता है, आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 2, 8, ये भी हमारा अस्थाई है, ये भी हमारा अस्थाई है। ये दोनों जो हमारे तत्व होते हैं, जो ये दोनों हमारे उत्कृष्ट गैस होते हैं, क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस होते हैं, ये दोनों हमारे उत्कृष्ट गैस होते हैं। इन्हें हम निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय अगर हम ना पढ़े तो इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इसे हम, इसका निष्क्रिय का मतलब होता है, हम निष्क्रिय ना पढ़ के इसे हम अक्रिय पढ़ते हैं, अक्रिय, है ना। अक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया नहीं करता, अक्रिय, इसे हम अक्रिय बोल सकते हैं, उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्रिया नहीं करता, इसे हम अक्रिय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो बंद बनाएंगे तो हम आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास जो उत्कृष्ट गैस होती है उनका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई देखते हैं, बनाते हैं। पहला हमारे पास उत्कृष्ट गैस होता है हीलियम होता है, फिर होता है नियान होता है, फिर आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है ना, जीनान होता है, और हमारे पास होता है रेडॉन, क्या होता है, रेडॉन, आर एन रेडॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86, कितना होता है, 86। ये जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कम से कम क्रिया, बहुत रियल केसेस में ये कभी कोई यौगिक बनाते हैं, वरना यौगिक नहीं बनाते हैं। तो प्रत्येक तत्व जो होता है वो ये चाहता है कि मैं इन्हीं की तरह अपनी स्थायी संरचना को प्राप्त कर लूँ, और स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है, वो ही उसकी कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता। और संयोजकता जितनी भी किसी भी तत्व की होती है, किसी परमाणु की संयोजकता जितनी होती है, तो वो संयोजकता ही उसका रासायनिक बंध बनाने में सहायता करती है। मान लिया अगर हमारे पास जो है H और Cl है, कौन है, H और Cl है, HCl है, तो यहाँ पर हमारे पास संयोजकता इसकी भी हमारे पास एक होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। यहाँ Cl जो है वो हाइड्रोजन ले रहा है, और Cl जो है वो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अदला बदली हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आना जा रहा है, ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपनी अष्टक पूरी करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा, और ये वाला जो होता है हाइड्रोजन, ये अपना अष्टक पूरी करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में बराबर की साझेदारी होती है, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक आबंध। क्या बोलते हैं उसे, हम रासायनिक आबंध बोलते हैं, ठीक है, रासायनिक आबंध बोलते हैं। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं, देखो अभी, चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि हमने क्या कहा, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता हमारी किसी तत्व अथवा किसी तत्व यानी कोई तत्व जो होता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को देता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वो उसकी कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता। और जिस यौगिक तत्व की जितनी ही संयोजकता होगी वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों का मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या फिर ग्रहण करके दूसरे अन्य परमाणु के साथ में साझा करने की क्षमता रखता है। और जो
साझा करने की क्षमता रखता है, वो साझा करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, और संयोजकता के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि उसमें रासायनिक आबंध हमारा किस प्रकार का आबंध बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, संयोजकता, अब जो संयोजकता होती है तो उसमें हम एक चीज और पढ़ना मिस हो गया था, वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास में कोई सा भी यौगिक है, जैसे मान लिया हमने दे दिया, चलो हम 15 वाला ले लेते हैं, फास्फोरस 15। ठीक है, 15 का ले लिया। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p, 2 2 4 से 10, 2 12, 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये बाहरी कोश है, ये क्या हमारे पास कोश है, सबसे बाहरी कोश, पहला कोश ये हो गया, दूसरा कोश ये हो गया, तीसरा कोश हमारा ये हो गया। इसे हम बोलते हैं के, इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं एम। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस बाहरी कोश को हम बोलते हैं संयोजी कोश। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं संयोजी कोश। इसे बोलते हैं हम संयोजी कोश, संयोजी कोश, संयोजी कोश बोलते हैं। ठीक है, इस संयोजी कोश में जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी होती है संयोजकता। इसकी जो संयोजकता होती है वो हमारी, या तो ये 3 के साथ साझा करेगा, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है 15 3 18 होता है, 15 3 18 होता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 15, मतलब 15 है, तो 15 में से क्या करेगा? या तो 3 जोड़ लेगा, 15 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास किसका होता है? आर्गन का होता है, 18 है। यदि यहाँ ये ना करे तो 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 15 में से हमारे पास ये जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, 5 को दे देगा, जब 5 को दे देगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 10 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नियॉन का। किसका होता है? नियॉन का। तो दोनों केसेस में ये जो होता है वो अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर सकता है। अक्रिय गैस की संरचना, है ना, संरचना को प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैसों की जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फास्फोरस जो होता है 2 तरह की संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, या तो 3 होगा या फिर कितना होगा? 5 होगा। इसी कारण जो होता है, जो हमारे पास में फास्फोरस होता है वो Cl के साथ, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ मिलकर के PCl3 भी बनाता है। क्या बनाएगा? PCl3 भी बनाएगा, PCl3 भी बना लेगा, है ना, PCl3 भी बना लेगा। नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। PCl3 बना लेगा और PCl5 भी बनाता है। और क्या बनाता है? PCl5 भी बनाता है। तो बना लेता है PCl5 भी बना लेता है, PCl5 भी बना लेता है। ठीक है, PCl5 भी बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पर जो Cl होता है वो हमारे पास में क्लोरीन के साथ साझा करके PCl3 बना लेता है, PCl5 भी बना लेता है। क्योंकि इसके बैलेंस सेल में D कक्षक पाया जाता है, इसलिए 5 और 3 दोनों का तरह का जो होता है यौगिक बनाता है। अर्थात ये 5 संयुक्ता और 2 3, 5 और 3 दोनों प्रकार की संयुक्ता को प्रदर्शित करता है। बात कर रहे थे हम यहाँ पर संयोजी कोश की, तो हमने कहा कि बाहरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा कहलाता है संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाहरी कोश से जो पहले कोश होता है, अर्थात इस वाले कोश की बात कर रहा हूं मैं, इस कोश को हम बोलते हैं, इस ये जो कोश होता है इसे हम बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन, है ना, इसे बोलते हैं कर्नल कोश, कर्नल कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल कोश। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं कर्नल कोश का इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कर्नल कोश का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में, मैंने देखा है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि हमारे पास भी पूछ लेता है, कोई यौगिक दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि कर्नल इलेक्ट्रॉन में की संख्या कितनी होगी। तो कर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हो गए, कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कर्नल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप कहेंगे 5 होगा। कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5 होगा। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास में 3n2 और 3p3 हो जाएगा। कर्नल कोश का इलेक्ट्रॉन में हमारे पास विन्यास होगा, वो होगा हमारा 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं बाहरी कोश से पहले का जो कोश होता है उससे हम बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन, है ना, कर्नल इलेक्ट्रॉन का कोश। ठीक है, बाहरी कोश से पहले, बाहरी कोश से पहले जो कोश होता है उसे बोलते हैं कर्नल कोश, कर्नल कोश। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं कर्नल कोश का इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कर्नल कोश का इलेक्ट्रॉन।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने देखा कि बाहरी कोष जो होते हैं, इनके बाहरी कोष में जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 होता है ना, 10 होता है। बाहरी कोष जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा या तो पूरा पूरा 2 भर जाए, या फिर हमारे पास जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन 8 हो 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, या फिर हमारे पास कितना होता है 8 होता है, 8 और 10 18 हो जाता है, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 8 18 2 होता है, 10 होता है, 2 10 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है, और कितना होता है बेटा 86 होता है। ठीक है, 2 10 18 36 54 और 86 ये जो होते हैं ये हमारे स्थायी तत्व माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा? स्थायी तत्व। ये हमारे पास जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्थायी स्थायी तत्व, स्थायी तत्व। ठीक है, ये स्थायी तत्व होते हैं, एक प्रकार की ये सभी गैस स्थायी तत्व होते हैं, अक्रिय संरचना करते हैं, ये किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहीं पर भाई हम बात करते हैं कि अब जैसे संयोजकता अभी मैंने पढ़ी थी, संयोजकता जो होती है वो कभी कभी परिवर्तनीय भी होती है। परिवर्तनीय मतलब वाइब्रेशनल होती है, बदलती रहती है ना। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि संयोजकता जो होती है परिवर्तनीय भी होती है। परिवर्तनीय परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। ठीक है, तो परिवर्ती संयोजकता क्या होती है? परिवर्ती, है ना। परिवर्ती संयोजकता क्या होती है? तो परिवर्ती संयोजकता हमारी वह संयोजकता होती है, परिवर्ती संयोजकता हमारी वह संयोजकता होती है जो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर संयोजकता जो होती है बदल जाती है। और ये इसलिए कारण होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, जैसे भी मैंने फास्फोरस का उदाहरण दिया था, फास्फोरस कितना होता है 15 होता है। इसका अगर कोष भरे तो 2 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भी जो होता है 5, यहाँ पर हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 15 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15। तो 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो भाई ये 18 बना लेगा। और हम 15 में से 3 को, हमारे पास 15 में से अगर हम 5 को 3 को घटा दें, 3 को नहीं 5 को, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 15 में से 5 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों तरफ से वो संरचना प्राप्त कर रहा है किसकी? अक्रिय गैस की। देखो ये देखने को मिल रहा है ना। तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर रहा है अक्रिय गैस का। तो ये जो फास्फोरस होता है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। अच्छा, यहीं पर हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक समूह आता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार का समूह। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, ये हमारी होती है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है? नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन परिवार होता है, नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है ना पी ऐसे सबके बीच, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन होता है। इसका अगर बाहरी कोष की इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो यहाँ पर बेटा डी कक्षक नहीं पाया जाता है, जबकि इन सभी में डी कक्षक पाया जाता है। इसमें भी डी कक्षक होता है, इसमें भी डी कक्षक होता है। तो हम भी बात कर सकते हैं कि परिवर्तनीय संयोजकता हमारी वहां पाई जाती है जहां पर डी कक्षक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, अर्थात डी कक्षक पाए जाते हैं, वो हमारे परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। आगे बात करते हैं, यहीं पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर हम कभी कभी देखते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ होता है, जैसे हमने कह दिया नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कोष में भाई 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इसके पास में डी कक्षक उपस्थित नहीं है। डी कक्षक उपस्थित नहीं। ऐसे वो क्यों नहीं है, वो ही देखती रीजन क्यों नहीं होता है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही कोष है। पहला कोष है ये, दूसरा को के है, ये हमारे पास एल है। और मैंने कहा था के में केवल एस उपकोष होता है। क्या होता है? के में केवल एस उपकोष होता है। एल जो होता है उसमें हमारे पास एस और पी दोनों तरह के उपकोष पाए जाते हैं, उपकोष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी तो है नहीं क्योंकि इसमें 2 ही उपकोष होते हैं, डी तो है नहीं। डी तब होता है जब तीसरा कोष होता है, के एल एम वाला होता है, तो एम वाले में होता है डी। तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास डी उपकोष नहीं पाया जा सकता। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, परिवर्तनीय संयोजकता पर पेश आता है, वो इस तरह से आता है। वो पूछता है क्या कारण है कि PCl5 जो होता है वो बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं एक ही समूह के तत्व होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने देखा है, ये पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी आता है, कंपटीशन क्लास में भी आता है, कई बार मैंने देखा है इसे। ठीक है, पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और दोनों के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। दोनों के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो NCl3 तो बनता है और PCl3 भी बनता है ना। उसी तरह से NCl5 नहीं बनता,
जबकि PCl5 बनता है। क्यों बनता है ना, तो इसका रीजन यही होता है, क्या होता है कि हमारे पास जो फास्फोरस होता है P होता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 15 होता है, और हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है। तो 14 भाई 14 नहीं, नाइट्रोजन का सॉरी 14 नहीं, इसका द्रव्यमान क्या होता है 14 है, चलो गलती से 14 बोल गया था। जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर एक हमारे पास नाइट्रोजन है, वो पूछता है कि नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, है ना, इसलिए NCl3 व PCl3 बनाते हैं। इसी प्रकार PCl5 बनता है ना, जबकि NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, बोर्ड परीक्षा में भी काफी बार मैंने देखा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, अक्सर लोग प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, हमारे पास में ये हमारे पास नाइट्रोजन परिवार है। ये कौन है, यहाँ मैं बना रहा हूँ नाइट्रोजन, ये हमारे पास में परिवार है, नाइट्रोजन परिवार। तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी ना PSA सबके और बीच हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये हमारे आर्सेनिक हो गया, ये हमारा आर्सेनिक एंटीमनी हो गया, ये हमारा हो गया एंटीमनी, ये हमारा बिस्मथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया बिस्मथ हो गया, ठीक। तो ये एक ही समूह है, एक ही परिवार के तत्व हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है। बात करते हैं फास्फोरस का, उसका होता है परमाणु क्रमांक 15 होता है। कितना होता है 15। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में होने के कारण इसे अगर हम बात करते हैं तो इसे भरेंगे 2,8, है ना, 2,8 भी नहीं भरा जा रहा है। तो यहाँ पे कितने रहे, यहाँ पर जाते हैं केवल 2,5 बचता है। कितना बचता है 5। और यहाँ पे डी कक्षक तो है नहीं, जब डी कक्षक नहीं होगा, जैसे हम बना के देख लेते हैं, अगर इसका बनाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2p3 बनेगा, 2p3 बनेगा। जबकि फास्फोरस का बनाते हैं तो बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और बन जाएगा 3s2 और बन जाएगा 3p। क्या बनेगा 3p बन जाएगा 3p6। 2 2 4 6 10 2 12 6 कितना हुआ, हाँ 12 6 कितना हुआ, ज्यादा हो गया ना। 2 2 4 6 10 2 12 12 और 3 15, 12 3 कितना हो जाएगा 15, है ना। यहाँ पर हमारे पास में 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3D उपकोष जरूर होता है। वह हालांकि खाली होता है, D 0 होता है, लेकिन D उपकोष तो होता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पर D उपकोष नहीं पाया जाता, यहाँ पर D उपकोष पाया जाता है। इसी कारण से हमारे पास में PCl जो 5 होता है वो बन सकता है, जबकि NCl5 नहीं बनता है। बात करते हैं यहीं पर हमारे पास NCl बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास क्या करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, नहीं है ना, तो अदला बदली कर सकता है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। तो 7 जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन में पूरा करने के लिए 10 का करेगा, तो 10 के लिए उसे 3 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे पास NCl3 भी बना लेता है और हमारे पास PCl3 भी बना लेता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहीं पर हमारे पास में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है किसी अणु पे इसी तरह का एक अणु हमारे पास है। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे आने लगे हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए अब इसी क्रम में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे कि उसमें कह दिया कि कभी भी ये कह सकता है कि किसी अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कोई मतलब क्या कौन सा अणु नहीं बन सकता। यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन सा अणु नहीं बन सकता, ठीक है, कौन सा अणु नहीं बन सकता। तो कौन सा अणु नहीं बन सकता उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने मान लिया हमारे पास जो है अणु अब नहीं बन सकता। ऑप्शन में अगर मान लिया हमारे पास में अगर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मान लिया अगर हमारे पास में मान लो सल्फर का डाई ट्राई टेट्राइड ये सब करके देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि SF4 हो गया, है ना। दूसरे नंबर का हमने मान लिया SF6 मान लिया, SF6 मान लिया।
और तीसरे नंबर का जो था वो हमने मान लिया SF6 मान लिया, और जो तीसरे नंबर का हमने मान लिया SF3 मान लिया, SF3 मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पे SF2 हो जाएगा, SF6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने मान लिया SF5। SF कितना मान लिया हमने, SF हमारे पास 5 नहीं 2 मानते हैं, चलो SF कितना मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो मान लिया कि हमारे पास में मान लीजिए क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के परमाणु, एक सल्फर है, एक हमारा कौन है फ्लोरीन है, एक हमारा कौन है सल्फर। इसमें भी तो सल्फर फ्लोरीन है, यहाँ भी सल्फर फ्लोरीन है, यहाँ भी सल्फर और फ्लोरीन है। हम क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 16 होता है। इसे हम लिखते हैं तो 1s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है, हमारे पास 2p कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 3s2 होता है, और 3p हमारे पास 2 2 4 6 10 2 12 होता है, 12 और 4 हो जाता है कितना 16, 12 4 कितना हो जाता है 16, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 कितना हुआ 16। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक भी हमारे कितना होता है 16। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पर परिवर्तन क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन पाए, डी कक्षा यहाँ पाया जाएगा, है ना, कितना पाया जाएगा, डी कितना होगा, डी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है, 3p4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी तो है ना, यहाँ पर हमारे पास डी है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ सकते थे अभी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो डी में कहाँ जाएगा ना, डी में तो 0 होगा ना। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहीं पर हमारे पास में दूसरा जो यहीं पर इसमें हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा समीकरण करा के देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे प्रारंभ में देखते हैं, क्या देखते हैं प्रारंभ में, तो प्रारंभ में देखते हैं कि हमारे पास इसका हम कोष बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लिया कि हमारे पास कितना है 3s का, ये कौन सा हमारे पास 3s2 का है, किसका है बेटा 3s2 का। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहीं पर हम जाते हैं कि हमारे पास कौन सा है, p है, 1 2 और कितना हुआ 3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3p4 होगा, कितना होगा 3p4 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डी भी मौजूद है, कितना बेटा डी की कक्षा कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 3d है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 0। अच्छा, यहीं पर प्रारंभ, ये तो प्रारंभ की बात हो गई। अब यहीं पर हम बात करते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था हमारी जो होती है वो वह अवस्था होती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कूदने यानी जंप करके निकल जाता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अच्छा इस बार अभी इस वाली कंडीशन में बात करें तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो 1 और 1 2, हमारे पास 2 अनपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 2 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं 2 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन जब है तो ये किसी न किसी के साथ साझा कर सकता है, साझा कौन करेगा, F करेगा। तो यहाँ पर बेटा F जो होगा 2 फ्लोरीन से साथ में, मतलब 2 फ्लोरीन जो होगा सल्फर के साथ साझा कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कोष में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फ्लोरीन से देखते हैं, हम इधर बना के देखते हैं, इधर बना के समझते हैं, मैडम गलत नहीं करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हम इधर समझ लेते हैं। अभी 1 मिनट रख कर दूँ इसी में। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितना है, हमने यहाँ पर ले लिया सल्फर, ले लिया कितना ले लिया सल्फर, इसके बाहरी कोष में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। और फ्लोरीन जो होता है, इसके फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 9, यहाँ इसे भरेंगे तो 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो यहाँ पर 1 फ्लोरीन का ये आ जाएगा और 1 फ्लोरीन का ये आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो 2 के साथ साझा कर सकता है, अर्थात सल्फर जो होता है 2 फ्लोरीन के साथ साझा कर लेगा तो बना लेगा SF2, क्या बना लेगा SF2 बना लेगा, SF2 बना लेगा। और यहाँ सल्फर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास, है ना, दो यहाँ पे हमारे पास, हाँ सॉरी समीकरण नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा अणु नहीं बन सकता, तो हमारे पास देखो SF2 तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर फ्लोरीन के आने की जगह है, कितने हैं 2 जगह है, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर बन जाएगा SF2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा SF2 बन जाएगा। अच्छा, बात करते हैं यहीं पर हम उत्तेजित अवस्था, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज देखते हैं, कौन से देखते हैं फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इस बात की आगे निकलते हैं तो आगे निकलने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद यहाँ से जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है डी में पहुंच जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच जाता है डी में, जब डी में पहुंच जाता है तो डी में पहुंचने के कारण यहाँ पर हमारे पास तो कुछ इस तरह से इंटरफेयर आएगा, वो किस तरह आएगा, ये हमारा हो गया एस का हो जाएगा, एस में इलेक्ट्रॉन कितने 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 1 कितना हुए 2, यहाँ पर हमारे पास ये 3p का होगा, 3p का होगा, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 थे, अब कितने रह जाएंगे 3, 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जंप करके कहाँ पहुंच गया, वो हमारा पहुंच गया डी में, कहाँ पहुंच गया डी में, डी की कक्षा कितनी होती है 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण यहाँ पर हमारे पास अब देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कितने अनपेयर्ड हो गया 4 अनपेयर्ड, तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन आने की जगह है,
कितने की 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में 4, यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। कब आएगा? संक्रमण में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो यौगिक बनेगा वो हमारा SF4 बन जाएगा। क्या बनेगा? SF4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर उत्तेजित अवस्था फर्स्ट थी, कितनी उत्तेजित अवस्था थी? ये हमारी फर्स्ट थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच गया? डी में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अगले हम देखते हैं, अगले हमारे और इलेक्ट्रॉन जंप होने की कंडीशन है या नहीं है, देखते हैं। सेकंड उत्तेजित अवस्था होती है। सेकंड उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर जो हमारा एस में इलेक्ट्रॉन था वो भी जंप करके कहाँ पहुंच जाता है? डी के पास। कहाँ पहुंच जाता है? डी में। जब ये डी में पहुंचता है तो हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाता है कि हमारे पास जो एस होता है, मतलब 3s वाला होता है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और जो 3p वाला होता है उसमें हमारे पास में तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा शेष रह जाता है। इसी तरह हमारे पास डी जो होता है, डी के बारी को उसमें हमारे पास में जो 5 कक्षा हुआ करती थी उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच गया था, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमारे पास हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 6 है। 6 है, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये बनाएगा SF6 बनाएगा। क्या बनाएगा? SF6 बनाएगा। तो देखो हमारे पास ऑप्शन जो दिया रखा है वो SF4 का दिया रखा है। तो SF4 तो बनता है ना, क्योंकि वहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी बनता है। SF6 में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ये भी बनता है। SF3 नहीं आया, ये भी बनता है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये नहीं बनता है, अर्थात हमारा जो आंसर सही होगा वो पूछा है कौन सा अणु नहीं बन सकता, तो वो यौगिक हमारा अणु जो होगा वो हमारा SF3 नहीं बनता, सॉरी SF3 नहीं बनता है। SF6 तो बनता है यार, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है, और SF2 भी बनता है। तो हमारे पास SF3 नहीं बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अणु SF3 जो नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारा टिक हो जाएगा SF3 नहीं बनता, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास देखिएगा, हम आपको पहले बता चुके हैं, मेरा एक चैनल है नटराज कोचिंग है ना, नटराज साइंस क्लास के नाम से है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं आपके लिए केवल TGT के लिए और PGT के लिए केवल केमिस्ट्री का रिवाइज ही कराऊंगा। रोज का रोज हम लोगों को रिवाइज करना है, और रिवाइज करके हमें आगे निकलना है। आपके लिए एक से एक क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। जितने भी TGT वाले बंदे हैं आपके पास, उन सारे बंदों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे कि हम लोग आपस में मिल करके साझा कर करके हम क्या करें, हम अच्छी प्रिपरेशन को तैयार कर सके, अच्छी नॉलेज ले सके। क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं, है ना। फरवरी लास्ट में एग्जाम शायद होने वाला ही है, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो फरवरी में एग्जाम होगा, तो फरवरी के एग्जाम होने से पहले मैं आपके लिए केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में आ जाए, है ना। सारे क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा जो मैं रिवाइज कराऊंगा उसमें ही मिल जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपके लिए रिवाइज नहीं कराऊंगा। विश्वास करिएगा, यकीन करिएगा, क्योंकि मैं जो रिवाइज कराऊंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और मैं आपके लिए TGT और PGT केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होगी उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सिलेबस का रिवाइज करेंगे, बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम ले जाऊंगा 15 दिन, 15-17 वीडियो में मैं आपके लिए पूरा केमिस्ट्री का जितना भी TGT में है मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। PGT का एक सिलेबस बच जाता है, तो PGT का हम बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम देंगे, PGT के लिए एक अलग वीडियो दिया करेंगे, और हम TGT के लिए केवल एक वीडियो दिया करेंगे। इस वीडियो में पहले आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस जब कवर हो जाएगा तब आपके लिए हम जो क्वेश्चन सीरीज होती है वहाँ की वो डाल लाएंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ेगा। हमारा चैनल जो है वो है नटराज साइंस क्लास के नाम से है। उसमें TGT का जो फोल्डर है उसमें आप क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितने भी आपके साथ TGT के बंदे हैं उनके लिए आप हमारे चैनल से जोड़ेगा। हम TGT साइंस का तैयारी कराएंगे, फिजिक्स का भी होगा उसमें थोड़ा बहुत, नहीं फिजिक्स का थोड़ा बहुत क्या, फिजिक्स के जितने भी वीडियो में कंपलसरी समझेंगे सारे वीडियो अपलोड कराएंगे। और केमिस्ट्री तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। जितने भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हुआ करे तो अपने डॉट सेक्शन में आप डालिएगा, और आप मेरे लिंक कमेंट करिएगा, है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।